जब हम लोगों की स्कूलिंग की जो पढ़ाई होती रहती है तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स देखने मिलते हैं हमको, जिसको हमको मगअप करना पड़ता है, जिसको हमको याद रखना पड़ता है, जिसको बहुत टाइम हम याद रखना भी नहीं चाहते हैं। बट उसके बाद भी ऐसे कुछ टॉपिक रह जाते हैं जो हमको याद रहते हैं, चाहे हम उसको याद रखना चाहें न चाहें। रीजन ये हो सकता है कि यह बहुत सिंपल हो, या फिर हो सकता है कि बहुत इंट्रिगिंग हो। ऐसे ही एक टॉपिक है हमारे पास में ओम्स लॉ, जिसको हमने छोटी क्लासेस में देखा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पे ओम्स लॉ जो रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ बाहर निकल के आता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 में फिर से हम लोग ओम्स लॉ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि क्लास 10th में पढ़े थे कि हमारे पास जो ओम्स लॉ है, ये हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, या फिर उसकी वैल्यू के साथ में डिक्रीज होगी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लोग आसपास की लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में एक मोबाइल फोन हो गया, तो कभी ये सुने हो क्या कि मोबाइल फोन का जो बैटरी है, उसके टर्मिनल पे किसी ने कोई हाथ रख दिया और करंट से उसको झटका लग गया, या फिर झटके से उसका जान निकल गया करके? नहीं। बट ये बात जरूर सुने कि भाई कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं कि जो मेंस लाइन है हमारे पास में, वहां पर लोगों को झटका लगता है वहां पे टर्मिनल को टच करने से, एंड वहां पे कई बार लोगों की जान चली जाती है। डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, ये 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट तक में काम करते हैं। बट जो हमारे पास में जो मेंस लाइन हमारे पास है, वो 230 वोल्ट इस वोल्टेज पे काम करता है। तो करंट की वैल्यू भी क्या रहती है, रिस्पेक्टिवली हमारे पास में इसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो हमारे पास जो ओम्स लॉ है, इसी रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ेगा तो हमारे पास में I भी बढ़ेगा। बट ये प्रोपोर्शनली है अपने पास में रिलेशन दोनों के बीच का। इसका मतलब ये है कि मेरे पास V की वैल्यू I के बराबर नहीं होगी। मतलब अगर मैं 20 वोल्ट का कहीं पे बैटरी लगाता हूं तो वहां पे करंट की वैल्यू 20 एम्पियर नहीं होने वाली है। ये जो वैल्यू रहती है हमारे पास, अगर हमको एक्चुअल रिलेशन निकालना है तो ये हमारे पास में कैपिटल R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। सो एक्सप्रेशन होता है V इक्वल्स टू आई आर। V एंड I को हम एक साइड ले लेते हैं तो हमारे पास में R जो रहता है बस ये बचता है, विच इज कांस्टेंट वैल्यू। हमारे पास R एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि V एंड I का रेशियो शो करता है, इनके बीच का रिलेशनशिप का जो रेशियो रहता है हमको वो बताता है। तो हमारे पास जो R रहता है इसका ऐसा ही वैल्यू या फिर ऐसा यूनिट जो रहता है बेसिकली वो हो जाता है अपने पास में ओम हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा आगे इसको और लेके चलते हैं। मान के चलो कि हमारे पास में एक कंडक्टर हो गया है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। हाँ, जस्ट इक्वल नहीं होता है। मान के चलो मैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू एंड यहाँ पे करंट की वैल्यू के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास एक्स एक्सेस में वोल्टेज हो गया है, मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, एंड रिस्पेक्टिवली मुझको ये पता चल रहा है कि हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू को 5 वोल्ट तक यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि हमारे पास में अभी करंट की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। मैं वोल्टेज की वैल्यू को फर्दर और इंक्रीज कर देता हूँ और इंक्रीज करके 10 वोल्ट तक कर लेता हूँ, और करंट की वैल्यू हमारे पास अब हो जा रही है 2 एम्पियर, जस्ट डबल हो गया है। एंड 10 से अगर मैं यहाँ पर 15 कर लेता हूं तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो हो जा रही है करंट की 3 हो जा रही है। तो हमको यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं 5 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करते जा रहा हूं, वैसे मेरे पास में 1 एम्पियर का मेरे पास इंक्रीज करंट में देखने मिल जा रहा है। ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये लीनियर रिलेशन है। हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप है V एंड I कर्व के बीच का, तो इसका जो स्लोप है यही हमारे पास क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर कहलाता है। तो हमारे पास अगर R का जो स्लोप है, अगर ये बढ़ते जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, बढ़ेगी। स्लोप की वैल्यू अगर नीचे की तरफ आती जाएगी तो हमारे पास में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। और ये कंप्लीटली हमारे पास डिपेंड करता है V एंड I के रिस्पेक्टिव वैल्यूज के ऊपर में, कि एक साथ ये वैल्यूज को कैसे चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये तो हो गया हमारे पास में ओम्स लॉ। बट क्योंकि ये 12th क्लास, क्योंकि ये एडवांस क्लास है क्लास 10th से,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डिडक्शन देखना है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से क्या किया था कि एक करंट का एक्सप्रेशन लेके आया था इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्यों ना हम लोग उसी का यूज फिर से करें एंड यहां से भी हम लोग क्या करने की कोशिश करें, ये जो रिलेशन है v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ये लेके आने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाता है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है I इक्वल्स टू NEA VD। VD जो है हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है स्मॉल e कैपिटल E m अपॉन n देन इनटू टाउ। वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आई की इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास में v एंड i का हमको रिलेशन देखना है कि वेदर ये कांस्टेंट है कि नहीं। इस तरह से एक एक्सप्रेशन मैंने i का ले लिया, एक और एक्सप्रेशन में क्या लेके चलता हूँ, वोल्टेज v का। तो हमारे पास जो कंडक्टर है इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हो जा रही है v। अगेन हमारे पास जो करंट है जो कि इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हो गई i, जिसका एक्सप्रेशन मैंने लिया था, एंड vd की वैल्यू यहाँ पे पुट किया था और एक्सप्रेशन लेके आया। सेकंड चीज हो जा रहा है हमारे पास है वोल्टेज, क्योंकि हमको यहाँ पे बैटरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ वो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। और V कुछ होता है अपने पास में EL। ये E होता है कि अपने पास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कंडक्टर के अक्रॉस से क्रिएट कर रहा है, एंड L हो जा रहा है अपने पास में द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से E की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू V अपॉन L, एंड इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं, बाकी चीजों को ट्रांसपोज करते हैं, एंड V अपॉन I हमारे पास में आता है। एक्सप्रेशन आता है ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल हो गया, इस मटेरियल में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो m होता है वो हो गया अपने पास में कांस्टेंट, चाहे कोई मटेरियल को क्यों ना रहे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा सेम रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो कंडक्टर है हमको गिवन है, मतलब कि हमको दे दिया गया है, मैं यहाँ पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू को चेंज करूं तो भी मेरे पास में क्या लेंथ इसका चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होने वाला। सो L इज आल्सो कांस्टेंट। स्मॉल n हो गया, ये हमारे पास में डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताता है जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन कंडक्टर गिवन है तो हमारे पास में n की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, एंड कैपिटल A जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका इस कंडक्टर का, वो भी हमारे पास फिक्स है। स्मॉल e की वैल्यू ये है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। एंड टाउ, टाउ होता है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है हमारे पास फॉर ए गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहता है। हम बाद में डिस्कस करने वाले कि ये हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज अगेन हमारे पास में टाउ की वैल्यू भी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं होती, टाउ की वैल्यू भी चेंज होती है, बट कौन से कंडीशन में, फॉर दिस कंडीशन, दिस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन टाउ की वैल्यू हमारे पास में कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। ओम का लॉ ने हमको क्या बताया था, ओम के लॉ ने ये बताया था कि हमारे पास में रेशियो ऑफ V एंड I इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारे पास में ये आ गया है। तो ये हो गया था हमारे पास डिडक्शन ओम्स लॉ का। ये पुराना मेथड से हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में R क्या होता है, और ये हम लोगों ने अभी जो नया मेथड देखा जिसमें हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता है, उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, ओम्स के लॉ को प्रूफ किया या फिर इसको डिड्यूस किया है। ओके, अब हमारे पास में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमको रेजिस्टेंस के साथ में पढ़नी पड़ती है। ये प्रॉपर्टी होता है हमारे पास में रेजिस्टिविटी का। अब बात ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये तो लोगों को समझ में आता है, बट रेजिस्टिविटी में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो इसको सब कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो एक बंदा है, उसको मोतीचूर का लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं क्या करता हूं, सैंपल करने के लिए उसके पास में 2 लड्डू लेके आता हूं, एक बड़े साइज में है और एक छोटे साइज में है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को उसका टेस्ट करवाता हूं। तो क्या होता है, वो बोलता है दोनों का टेस्ट तो सेम है। उसको ये पता नहीं चलता कि ये जो है टेस्ट बड़े लड्डू का अच्छा है या छोटे वाले लड्डू का टेस्ट पसंद है करके। और फिर मैं उसको ऑप्शन देता हूं कि भाई तुम कौन सा लड्डू खाना पसंद करोगे, क्योंकि वो उसका फेवरेट है वो लड्डू। वो क्या बोलेगा, मैं बड़ा वाला लड्डू खाना चाहूंगा। बोला भाई छोटे वाले का भी टेस्ट तो सेम है, तो छोटे वाले क्यों नहीं खा लेगा करके। वो बोलता है कि टेस्ट भले सेम है बट क्वांटिटी किस में ज्यादा अपने पास में, बड़े वाले लड्डू में। तो सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे को कहां पे ज्यादा मिलने वाला है, बड़े वाले लड्डू पे। दोनों का टेस्ट सेम हो सकता है बट दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल वो डिफरेंट रहने वाला है, विच डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द शेप ऑफ द
ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में यही रिलेशनशिप होता है। जब मैं बात करूं कि हमारे पास में एक एल्यूमिनियम का तार है जो कि साइज में छोटा है, तो एल्यूमिनियम जो रहेगा उसका रेजिस्टिविटी बड़े वाले जो एल्यूमिनियम की शीट रहेगा उसका रेजिस्टिविटी के बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों मटेरियल हमारे पास क्या है, सेम है, बट दोनों का रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बिकॉज जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है आपके पास, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी जैसे कि मैंने बताया कि लड्डू का जो टेस्ट था उसके जैसा रहता है, कि हमारे पास छोटा रहे या बड़ा रहे, प्रॉपर्टी तो उनकी सेम रहने वाली है, तो उसके हिसाब से हमारे पास रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं आर इक्वल होता है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a। मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल रहता है उसके लिए m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फिक्स रहता है किसी गिवन मटेरियल के लिए। स्मॉल e की वैल्यू सबके लिए फिक्स हो जाती है एंड टाउ की वैल्यू हमारे पास अगेन फॉर ए गिवन मटेरियल फिक्स रहता है। तो हमारे पास स्मॉल एन एंड टाउ ये दो जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करता है हमारे पास मटेरियल के ऊपर में, वेदर मैंने गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है कि एल्यूमिनियम या फिर कॉपर लिया है। तो हमारे पास में इन सारी वैल्यूज को फॉर ए गिवन मटेरियल कांस्टेंट लेके चलते हैं, बट एल एंड ए ये हमारे पास में डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। अगर मेरे पास में एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, उसके हिसाब से वेरी करती है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारे पास अगर डिफरेंट होता है तो वेरी करता है। तो मैं इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो को मैं क्या कर लेके चल रहा हूँ कि रो की वैल्यू हमारे पास में n अपॉन n स्क्वायर टाउ हो जा रहा है, जो कि हमारे पास में फॉर ए गिवन मटेरियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड इसका एसआई यूनिट हो जाता है अपने पास में ओम मीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी काफी रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, पर दोनों के दोनों एक्चुअल में काफी डिफरेंट होते हैं। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही तो हो सकता है कि हमारे पास में रो की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो रही हो या फिर नहीं हो रही हो। ओके, तो रो की वैल्यू तो बेसिकली हम लोग तभी चेंज कर सकते हैं जब हम लोग पूरे मटेरियल को चेंज कर दे रहे हैं, या फिर कोई और दूसरा मेथड है हमारे पास। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग जैसे पहले देख चुके कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a। अगर मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट ले लेता हूं, मैं बोलता हूं कि शेप साइज भी चेंज नहीं कर रहा हूं, मटेरियल भी मेरे पास सेम है, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टर है उसके आसपास का टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर रहा हूं या फिर डिक्रीज कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, पार्टिकल्स का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। अगेन हमारे पास में मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मींस वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में काफी तेज हो जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी स्पीड से मूव करने वाले हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कोलिजन होने वाला है वो काफी ज्यादा होने वाला है। क्यों, अगेन हमारे पास ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इस कंडीशन में अगर हमारे पास वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोशन तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला लोगों का, मतलब दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ने वाली जितना कि कोलिजन बढ़ने वाला है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास में होने के वाला है, जो रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच में वो काफी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, एंड रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर मेरे पास में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास में कैपिटल आर की वैल्यू भी क्या होने वाली, इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में। ठीक, ओके, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा मटेरियल हो गया, इसका रेजिस्टेंस मैं देखता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज में रखा हुआ, फ्रीजर में रखा हुआ है, एंड इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जा रही है R0। अब मैं क्या करता हूँ, रूम टेम्परेचर पर लेके आता हूँ, मेरा टेम्परेचर जो है T डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो गया है। अब जो रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप देखा है इसके हिसाब से, बट क्या रिलेशनशिप हो रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा,
तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इसके लिए रहता है R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हमारे पास में हमको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जो होते हैं हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो टी है बहुत ही छोटा वैल्यू जा रहा है, एंड जैसे कि हमको पता है कि जो बड़ी वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर करने से हमको बड़ा वैल्यू मिलता है, बट छोटी वैल्यूज के स्क्वायर करने से हमको वैल्यूज और छोटी मिलती जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि जो टी है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है वो बहुत ज्यादा नहीं बल्कि हल्का सा है, माइन्यूट सा है। तो हमारे पास में टी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, काफी छोटी हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग बी टी स्क्वायर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। बचता एक्सप्रेशन है आर इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, एंड आगे हम लोग ट्रांसपोज करके अगर पूरी वैल्यूज को निकालते तो अल्फा इक्वल टू आता है R माइनस R0 अपॉन R0 टी। अब ये हमारे पास जैसे मैंने बोला था कि अल्फा क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये हम